आज चैप्टर नंबर 4 है हमारा। चैप्टर नंबर 4 क्या है हमारा? डायनामिक्स। सही है। अच्छा, वर्ड डायनामिक्स के बारे में अगर हम पढ़ें तो वर्ड डायनामिक्स किससे निकला है? देखो, वर्ड डायनामिक्स का मतलब होता है एनीथिंग इन मोशन। सही है, एनीथिंग इन मोशन कंडीशन। पिछले वाले चैप्टर का नाम क्या था हमारे पास? काइनेमैटिक्स। सही है, पिछले वाले चैप्टर का नाम हमारा काइनेमैटिक्स था। सही है, तो याद रखना चैप्टर नंबर 3 है। चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास, सॉरी चैप्टर नंबर 3 है हमारे पास ये डायनामिक्स। सही है, और डायनामिक्स का मतलब है एनीथिंग इन मोशन। सही है, अगर मैं बात करूं कि एनीथिंग इन मोशन, तो मोशन किस किस वजह से होता है और किस किस तरीके से होता है। सही है, देखो याद रखना, अगर मैं बोलूं कि मेरे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है कि जिसको मैंने धक्का दिया तो वो बॉडी क्या होगी? मूव करना शुरू कर देगी। सही है, अब देखा होगा कि अगर आपके पास एक कार है और कार मूव कर रही है एक जगह से दूसरी जगह। सही है, कार जो है वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है, तो वो किसी बिहाफ पे मूव कर रही है ना। कोई ऐसी वजह तो नहीं है कि उसको खुद ब खुद मूव करने लग जाए, कोई ऐसी वजह तो नहीं है ना भाई। तो वो वजह क्या है? वो वजह है कि इंजन की वजह से जो पावर प्रोड्यूस होती है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको यूटिलाइज की वजह से, उसकी यूटिलाइजेशन की वजह से आपके पास वो कार मूव होना शुरू हो जाती है। सही है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनको आप अंडर कंसिडरेशन रखेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो बॉडी मोशन कंडीशन में। कौन कौन से फैक्टर्स हैं? अगर मैं बोलूं इंसान का वजन, इंसान का वजन बहुत बड़ा फैक्टर है। इंसान फ्रिक्शन, आपके पास अगर फ्रिक्शन ना हो तो आप मूव नहीं कर सकते। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई बॉडी फ्रिक्शन लेस है, मतलब उस बॉडी के अंदर फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या होगा? उसके अंदर से वो बॉडी मूव नहीं कर पाएगी और बॉडी स्लिपरी कंडीशन में आ जाएगी। तो फ्रिक्शन होगी तो आपकी बॉडी मूव कर सकती है इजीली। सही है। अच्छा, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बॉडी मूव कर सकती है? ये तो हमारे पास फैक्टर्स थे जिनको हमने डील किया कि एक इंसान का मास और एक इंसान का और एक फ्रिक्शन जो होती है, फ्रिक्शन फोर्स, जिसकी वजह से बॉडी मूव करती है। सही है, तो इन तमाम कंडीशन को अगर हम ऑब्जर्व करें तो वो हमारे पास किस कंडीशन में आएगा? मोशन ही कंडीशन में आएगा, और इसकी स्टडी को हम बोलते हैं डायनामिक्स। सही है, बेसिकली डायनामिक्स जो है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, पढ़ा था हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में। सही है। अच्छा, अब डायनामिक्स के बारे में लिख लिया, एनीथिंग इन मोशन इज कंसीडर्ड टू बी द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच इज कॉल्ड डायनामिक्स। सही है। अच्छा, ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब मैंने बताया कि कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से बॉडी मोशन की कंडीशन में आती है। तो 4 फैक्टर्स, वो फैक्टर्स which helps the body to keep in motion condition। सही है, वो कौन कौन से फैक्टर थे? पहला फैक्टर है आपके पास मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस बॉडी का मास, वजन उस बॉडी का, कि वो उस बॉडी का वजन कितना है। अगर कोई बॉडी है, अगर मैं उसको स्लाइड करवा रहा हूँ, और एक बॉडी है जिसका वजन कम है और एक बॉडी जिसका वजन ज़्यादा है, मैं दोनों को स्लाइड करवा रहा हूँ, तो ऑब्वियसली जिसका वजन ज़्यादा होगा वो तेज़ी से मूव करेगा। सही है, और जिसका वजन कम होगा वो हल्के हल्के मूव करेगा। तो ये एक फैक्टर है क्या? मास ऑफ दैट बॉडी और ऑब्जेक्ट। सही है भाई, उस बॉडी का मास जो एक फैक्टर है जो कि उसके अंदर मोशन प्रोड्यूस करता है। सही है। दूसरा फैक्टर क्या है आपका? मेन फैक्टर जो कि आप हमारी पूरी की पूरी क्लास जिसको हम लोग आज डील करेंगे वो है हमारे पास फोर्स। वो क्या है हमारे पास? फोर्स। अच्छा भाई, मास तो पता है हम लोग क्या होता है? क्वांटिटी ऑफ मैटर, मैटर की क्वांटिटी को बोलते हैं हम लोग मास, जिसका यूनिट केजी होता है। सही है, ये फैक्टर है जिसकी वजह से बॉडी क्या होती है? मोशन कंडीशन में होती है। सही है, मान लिया। दूसरा क्या है हमारे पास? फोर्स। फोर्स क्या है? किसी को पता है फोर्स क्या है?
फोर्स क्या होती है? फोर्स एक एजेंट होती है। एजेंट पता है क्या होता है? एजेंट क्या होता है? जो किसी का काम करवाता है। मैं बोल रहा हूँ मैं ट्रैवल एजेंट हूँ, नाम सुना होगा, ट्रैवल एजेंट का नाम सुना होगा। बहुत सारे एजेंट होते हैं, सही है, बहुत सारे एजेंसीज के एजेंट्स होते हैं, तो वो काम करते हैं जिनकी वजह से आपके पास इफेक्टिवनेस प्रोड्यूस होती है उस बॉडी के लिए। अब मैं बोल रहा हूँ मुझे जाना है कहीं, किसी कंट्री जाना है, सही है, तो उस कंट्री जाने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? उसका वीज़ा होना चाहिए या पासपोर्ट होना चाहिए, मेन चीज़। अब मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इंडिया जाना है, तो अगर मुझे इंडिया जाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? इंडिया का वीज़ा होना चाहिए और अपना पाकिस्तान का पासपोर्ट होना चाहिए, सही है, सही है, ये फैक्टर है। तो एजेंट क्या होता है? हम किससे कांटेक्ट करते हैं? एजेंट से कांटेक्ट करते हैं कि भाई हमें जाना है, हमें बाहर ट्रैवल करना है, तो हम आपको पैसे देंगे, आप क्या करें? हमें हमारा पासपोर्ट और वीज़ा बनवा के। ओके, वो क्या बोलता है? ओके, आप हमें पे कर दें, हम आपको इतने दिन में आपका वीज़ा और पासपोर्ट दे दें, सही है, मान लिया। अब हम चलते हैं, इसी चीज़ को रिलेट करता हूँ मैं इस चीज़ से। मैं बोल रहा हूँ कोई बॉडी है, उसे मूव कराना है, उसे एक जगह से दूसरी जगह मूव कराना है, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक फोर्स लगाऊंगा उस बॉडी पे, मतलब ताकत लगाऊंगा ताकि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर ले। और हम जानते हैं whenever anybody changes its position with respect to its surrounding, then the body is said to be in a state of motion। ये पढ़ा था हमने चैप्टर नंबर 2 में, सही है, और मोशन की टाइप भी पढ़ी थी। बट अभी हम यहाँ पे समझा रहे हैं कि उस मोशन को करवाने के लिए जो जो फैक्टर्स हैं वो उनको पढ़ना है हमें। और पहला फैक्टर क्या था? मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या है? फोर्स। क्या है? फोर्स, सही है। अब फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। हम बोलते हैं ना रिलेशन में फोर्स क्या है, मुझे फोर्स कर, सही है। यहाँ पे वासिक साहब बैठे, इनको किसी से मोहब्बत हो गई, सही है, अब ये उसको फोर्स करेंगे कि तुम मुझसे शादी करो, सही है, करेंगे ना? तो क्यों करेंगे? सुनो, क्योंकि उनको उनसे मोहब्बत है। तो याद रखना, फोर्स का मतलब क्या होता है? जबरदस्ती करना, किसी पे ताकत लगाना, अपने आप को बढ़ा समझ के उसको पुश करना। तो फोर्स इज एन एजेंट दैट हैज द बॉडी टू कीप इन अ पुश और पुल कंडीशन। फोर्स वो एजेंट है जो किसी भी बॉडी को खींच सकता है या पुश कर सकता है, सही है, पुश कर सकता है या खींच सकता है। और याद रखना, इसी फोर्स की वजह से उस बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आता है, और जब भी वेलोसिटी में चेंज आता है हम बोलते हैं क्या प्रोड्यूस हो गया? एक्सीलरेशन। पढ़ाया था ना पिछले चैप्टर में, व्हाट इज एक्सीलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, सही है। अच्छा, ये तो हो गया एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ लिया हम लोगों ने, सही। मैंने क्या बताया? फोर्स क्या है? फोर्स वो एजेंट है जिसकी वजह से आपके पास उस बॉडी की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाए, वो मोशन कंडीशन में आ जाए। अगर वो बॉडी रुकी हुई थी तो वो क्या करेगी? मूव करना शुरू कर देगी। अगर वो बॉडी चल रही थी तो वो क्या होगी? रुक जाएगी, जो कि हम आगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में स्टडी करेंगे, सही है। तो पहले फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स, ये अपने पास नोट कर लो आप लोग, और जो भी सवाल है वो मुझसे बाद में पूछ लेना। फोर्स इज एन एजेंट दैट प्रोड्यूसेस एक्सीलरेशन इन बॉडी, सही है। अब फोर्स क्या है? फोर्स इज ऑल्सो एन एजेंट विच हेल्प द बॉडी टू कीप इन मोशन from rest condition, or which help the body to keep in rest condition from motion, and which help the body to keep in rest from motion condition। जो बॉडी को मोशन से रेस्ट में ले जाए और रेस्ट से मोशन में ले आए तो वो कंडीशन क्या कहलाती है? मोशन की कंडीशन कहलाती है। और किसकी वजह से होती है? फोर्स की वजह से होती है। और इसी को हम बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। बताऊंगा अभी डिटेल में, लेकिन अभी
इसको बोलते हैं। न्यूटन ने कहा था अ बॉडी इन मोशन रिमेन इन मोशन, अ बॉडी एट रेस्ट रिमेन एट रेस्ट अनलेस इट इज एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स। सही है। फोर्स क्या था भाई? फोर्स वो एजेंट है, एजेंट क्या होता है? काम करवाने वाला, सही है, मदद करने वाला। तो फोर्स वो मददगार है, या वो मददगार नहीं बोलेंगे, मदद करने वाला होगा, सही है, जो कि हमारे पास एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है। हाउ एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस? हाउ एक्सीलरेशन इज प्रोड्यूस? बिकॉज वी नो दैट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाएगी तो आपके पास उस बॉडी की क्या क्या चीज़ चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज होगी। तो क्या? चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो जिसकी वजह से हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? एक्सीलरेशन। सही है। तो ये किसने कहा था भाई? न्यूटन ने बताई थी इसकी डेफिनेशन। सही, ये था। अब यूनिट की बात करते हैं। आई होप के फोर्स समझ में आ गया होगा कि फोर्स वो एजेंट है जो किसी बॉडी के अंदर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करता है, या फोर्स वो एजेंट है जो किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज कर देता है। सही है, समझ में आ गया? या तो रेस्ट से मोशन में या मोशन से रेस्ट में। अब बात करते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होता है, किसी को पता है? देखो, अभी हम एक चीज तो पढ़ेंगे, वो क्या है? न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। सही है, न्यूटन के लॉज पढ़ेंगे हम लोग, सही है, पढ़ेंगे। लेकिन उन न्यूटन के लॉ में सेकंड लॉ बोलता है जब भी किसी बॉडी पे फोर्स लगाई जाए तो उसके अंदर उतना एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होता है, ये बोलता है वो सेकंड लॉ। सही है। लेकिन अभी हम सेकंड लॉ की बात नहीं कर रहे, अभी हम बात कर रहे हैं किस चीज़ की? अभी हम बात कर रहे हैं यूनिट की। सही है, किसके? फोर्स की। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। सही है, फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन होता है। सही है। चलो मैं तुम लोग को बता देता हूँ फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि वो मुझे पढ़ा तो सेकंड लॉ में था, लेकिन अभी पढ़ लो, सेकंड लॉ को भी इसी में कंबाइन कर दूंगा। सही है, वहाँ पर भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पर भी पढ़ लो। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है m इंटू ए। इट मीन फोर्स की एक और डेफिनेशन पड़ गई, मतलब पता चल गई क्या है वो? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। क्या? फोर्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू एक्सीलरेशन। समझ में आ गया? अच्छा, मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। एक्सीलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को जब आप मिलाएंगे तो वो बनेगा न्यूटन, तो बनेगा न्यूटन। सही है। एंड दिस इज द यूनिट ऑफ फोर्स। समझ में आ गया भाई? अच्छा, अब एक बात का जवाब पूछना, अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं, बॉडी रुकी रहे, ऐसा हो सकता है? अगर मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगाऊं, वो रुकी रहे, चले ही ना, कैसे? अच्छा, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ये दरवाज़ा है मेरे पास और इस दरवाजे पे मैं हाथ लगा, सही है, या अगर ये मेरे पास मार्कर है, इसको मैं छोड़ दूँ, ये रुका रहा, माँ फर्ज कर लो, और मैं फोर्स लगाऊँ, ये मूव ही नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? अभी तो मैंने कहा था फोर्स लगाते तो बॉडी मोशन की कंडीशन में आती है। वो तब मोशन की कंडीशन में आती है जब कोई बॉडी पे जो फोर्स लग रही होती है वो उसके वेट से ज़्यादा हो। अब मैं बोल रहा हूँ, मैं आ खड़ा हूँ, मुझे किसी ने आके धक्का दिया, मैं हिला ही नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं ज़्यादा वजन बढ़ूँ, सही है, थोड़ा सा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा वेट ज़्यादा है, इसका मतलब है जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स मेरे वेट से कम लगा रहा है। सही है, समझ में आई? तो इसे बोलते हैं हम लोग क्या, कि फोर्स तब इफेक्ट होती है जब वो उस बॉडी के वेट से ज़्यादा उस बॉडी पे एक्ट करे। सही है भाई? तो ये क्या होती है? फोर्स। अच्छा, एक और कंडीशन भी हो सकती है, जैसे मैं बोलूँ नेट फोर्स। अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, वो है 10 किलोग्राम का, सही है, एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है वो है 10 किलोग्राम का, और यहाँ से मैं लगा रहा हूँ उस पर 5 न्यूटन, और यहाँ से मैं लगा रहा हूँ 6 न्यूटन। और एक और मेरे पास यही ऑब्जेक्ट है, वो है 10 kg का, सेम मास है, यहाँ से मैं लगा रहा हूँ उसके ऊपर 6 न्यूटन का, और यहाँ पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ 5 न्यूटन की। और एक और जगह अगर मैं बात करूँ
एक और जगह अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं आपको इसका तीसरा पार्ट यहाँ पर दिखा दूं कि ये भी आपका 10 kg का एक वेट था, सॉरी मास था, और यहाँ से मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगाऊं और यहाँ से भी मैं 5 न्यूटन की फोर्स लगाऊं, तो क्या होगा ये बॉडी। अब मुझे पूछना है कि इस बॉडी में इफेक्ट क्या आएगा, सही है। तो बताओ मुझे यहाँ पे बॉडी क्या होगी, बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, जिस डायरेक्शन की फोर्स ज़्यादा होगी, सही। अगर मैं बात करूँ कि आप खड़े हुए हैं, आपको एक इंसान यहाँ से किसी फोर्स से खींच रहा है, यहाँ से अलान भी कुछ ना कुछ फोर्स से खींच रहा है, तो क्या होगा, क्या होगा ये कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रही होगी ज़्यादा, तुम उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर दोगे, सही है। अब देखो इस बॉडी को देखो था, 6 न्यूटन लग रही है, यहाँ से 5 न्यूटन लग रही है, तो बॉडी कहाँ मूव करेगी, इस तरफ, क्योंकि यहाँ से फोर्स ज़्यादा लग रही है। देखो ना, अगर कोई बॉडी है, तुम खड़े हुए हो, मैं यहाँ से 10 न्यूटन लगा रहा हूँ, यहाँ से 9 न्यूटन लगा हुआ, तो क्या होगा, तुम कहाँ मूव करोगे, इधर मूव करोगे। क्यों, क्योंकि तुम यहाँ से ज़्यादा फोर्स से पुश किए जा रहे हो, सही है। तो इसी तरह यहाँ पे भी है कि यहाँ पे 6 न्यूटन से लग रही है, यहाँ पे 5 न्यूटन से लग रही है, बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, सही है। इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये होगा कि आपके पास बॉडी किस डायरेक्शन में मूव करेगी, इस डायरेक्शन में मूव करेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 6 न्यूटन है और यहाँ पे 5 न्यूटन है। अब मैंने बताया कि यहाँ से यहाँ मूव करेगी, यहाँ से यहाँ मूव करेगी, कितनी फोर्स से मूव करेगी, कोई ये बता सकता है, पता है कितनी फोर्स से मूव करेगी, हाँ 6 न्यूटन से, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ से भी तो 5 लग रही है, यहाँ से भी तो 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, क्या एग्जैक्टली वो जो 1 न्यूटन होगा उसे हम बोलेंगे नेट फोर्स, सही है। हम क्या बोलेंगे, नेट फोर्स। कभी किसी मार्ट गए होगे तो वहाँ पे तुम लोग को एक स्लिप मिलती है, उसके नीचे लिखा होता है नेट अमाउंट, नेट अमाउंट एंड नेट वेट। चलो उस मार्केट वाली मिसाल को छोड़ो, कभी कोई चीज़ लेके आना, उस पर लिखा होता है नेट वेट। तो नेट वेट का मतलब क्या होता है, वो वेट होता है जिसके अंदर आपका जो भी रैपर या कोई भी जो डिब्बा जो बॉक्स इसके अंदर वो चीज़ होती है, उसका वेट निकाल दिया जाता है, तभी लिखा आता है नेट, सही है। तो नेट किस तरह निकलती है अमाउंट, बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू को माइनस कर देते हैं, तो जो आंसर आता है वो नेट फोर्स होती है। इसका मतलब पता चला कि ये बॉडी 1 न्यूटन की फोर्स से मूव कर रही होगी, क्योंकि यहाँ से 6 लग रही है, यहाँ से 5 लग रही है, 6 माइनस 5 1 न्यूटन। ये फोर्स कहलाती है नेट फोर्स, जो बॉडी को मूव करवाती है, जो बॉडी को मूव करवाती है। ये कब यूज करेंगे, जब किसी बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रही होंगी, एक से ज़्यादा फोर्स एक्ट कर रही होंगी। देखो ना भाई, यहाँ पे एक से ज़्यादा फोर्स है, एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही, एक फोर्स ये रही। अच्छा, तो उन्होंने बताया यहाँ पे भी कितने न्यूटन से मूव करेगा, 1 न्यूटन से। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ 5 न्यूटन, यहाँ 5 न्यूटन, बॉडी मूव करेगी। ये मार्कर है, तो मैं यहाँ से 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, यहाँ से भी 10 न्यूटन से खींच रहा हूँ, क्या ये मूव हो रही है। तो पता चला कि जब भी किसी बॉडी पे इक्वल अमाउंट की फोर्सेस लगेंगी, तो बॉडी कौन सी कंडीशन में होगी, रेस्ट कंडीशन में होगी, चाहे फोर्स लगती रहे। लेकिन अगर इक्वल अमाउंट की रहेगी तो हम बोलेंगे कि आपकी बॉडी कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट कंडीशन में। समझ में आ गया। तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, सही है, एंड दिस इज द मेजर फैक्टर दैट प्रोड्यूसेस द मोशन। समझ में आ गया। क्या तो कुछ पूछना है, कुछ पूछना है तुम लोग ना।